आज हम अपना लेक्चर 4 मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इंडिया में ब्रिटिशर्स बहुत इंपॉर्टेंट पावर बन के आए। इनसे बड़ी पावर कोई थी नहीं और ये सबसे पावरफुल रूलर बन के हमारी कंट्री में आए। जब ये आए इनिशियली तो ये सिर्फ एक मर्चेंट कंपनी बन के आए थे। ऐसा कुछ नहीं कि इन्हें बहुत तेज़ी से काम करना था, ये विलफुल थे कि इन्हें हमारी कंट्री पे रूल करना है। बट जब ये हमारी कंट्री में आए तो स्लोली इन्होंने इतना अच्छा किया कि इनको पूरी पावर कैप्चर करने का मौका मिल गया एंड ही सक्सेसफुली कैप्चर्ड दी पावर ऑल्सो। तो अगर आप कभी ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने ईजिली इंडिया को कैप्चर किया। इनके साथ और भी राइवलरी कंपनीज आई थी, पोर्चुगीज आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, डेन आए थे, तो इन सबको भी इन्होंने ईजिली इंडियन सॉइल से हटाया और इंडिया पे टोटल कंट्रोल ब्रिटिशर्स का बाद में हो गया। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बेटा स्टार्ट होती है तो आपको पता होगा कि जब इंडिया में आया एक ट्रेडर बन के आया और एक सेंचुरी के अंदर ही अंदर ये इंडिया के रूलर बन के बैठ गया। ट्रेडर से और बहुत बड़े रूलर बन गए। स्टार्टिंग इन्होंने बंगाल और कर्नाटक से की और इसके बाद धीरे धीरे ये सबको हराते हुए चलेगा, जिसमें मराठा, मैसूर, सिख सब थी। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल भी स्टार्ट हो गया बेटा साउथ इंडिया में, क्योंकि फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जब अटैक होता था, लड़ाई होती थी, जब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में रियल में उनकी कंट्री में लड़ाई होती थी। जब मुगल कोर्ट डिक्लाइन हुआ, निजाम उल मुल्क की डेथ हो गई और कर्नाटक एक बैटल ग्राउंड बन गया इंग्लिश और फ्रेंच की कंपनीज के बीच में। दोनों अपना कंट्रोल इस डोमिनेंस एरिया में लगाने की कोशिश कर रहे थे। कोलबर्ट जो लुइस एम्परर थे फ्रांस के, उनके एक मिनिस्टर थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा फाउंड की थी 1664 में। मेन सेंटर जो था बेटा इसका वो चंदेर गौर था कोलकाता के पास, और पौंडीचेरी था कोरबंडा कोस्ट में। और इसके साथ बेटा फ्रेंच उस टाइम पे मॉरिशस और रीयूनियन इन द इंडियन ओशन को भी कंट्रोल कर रहे थे। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है बेटा 1746 से लेकर 1748 तक हुई बेटा। ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन से स्टार्ट होती है और ये इंडिया में फैल जाती है। फ्रेंच गवर्नर ऑफ मॉरिशस के जो होते हैं लॉ बोर्बोनिस, वो आते हैं और मद्रास कैप्चर कर लेते हैं इंग्लिश का। इसके बाद फ्रेंच वॉर स्टार्ट होती है। ये नवाब को कर्नाटक के जो होते हैं अनवरुद्दीन, उनको भी हरा देते हैं और इससे इंडिया में ट्रेडिशनल आर्मी की वीकनेसेस पता चल जाती हैं। ये वॉर जब एंड होती है तो एंड होती है एक्स लाख चैपले से और इसमें मद्रास को वापस ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता है। सेकेंड कर्नाटक वॉर में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट डुप्लेक्स हैं। डुप्लेक्स को आपको याद रखना है, ये गवर्नर जनरल थे पौंडीचेरी के फ्रेंच। ये पहले हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मॉडर्न आर्मी बनाई और म्यूचुअल क्वेरल का फ़ायदा लिया। देखिए, अभी तक जब इंडिया में रीजनल किंगडम लड़ते थे तो वो किसी कंपनी या किसी इंग्लिश मैन का सपोर्ट नहीं ले रहे थे रूलिंग करने के लिए। अब क्या करेंगे लोग, अब कोई इंग्लिश बैक करेगा किसी को फ्रेंच बैक करेंगे, तो ये बैक करके आपस में लड़ेंगे इनको पावर पे बैठाने के लिए और पपेट रूलर बनाने के लिए। 1748 में पॉलिटिकल सिचुएशन कर्नाटक और हैदराबाद की दोनों की खराब थी। कर्नाटक में इन्होंने क्या किया, चांद साहब को सपोर्ट किया अगले नवाब के लिए, है ना नवाब अबरुद्दीन के अगेंस्ट। और हैदराबाद में इन्होंने मुजफ्फर जंग को, जो ग्रैंड सन थे निजामुल मुल्क को, इनको सपोर्ट किया निजामुल मुल्क के सन नासिर जंग के अगेंस्ट। फिर 1749 में 3 एलाइज आपस में लड़ी, जिसमें सबसे पहले इन्होंने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को मार दिया और उसके बाद उनके सन मोहम्मद अली को भी मार दिया। अब चांद साहब क्या, वो कर्नाटक के रूलर बन गए और जब ये रूलर बने इन्होंने 80 विलेज पौंडीचेरी के आसपास के इनको दे दिए। हैदराबाद में भी सेम काम बेटा इन्होंने किया, नासिर जंग को हरा दिया और मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया। तो मुजफ्फर जंग यहाँ पे भी नवाब बन जाते हैं। ये फ्रेंच को कई सारी टेरिटरीज दे देते हैं पौंडीचेरी के पास और फेमस पोर्ट जो होता है मसूलीपट्टनम का, वो और बहुत सारे पैसे में दे देते हैं। डुप्लेक्स को बहुत सारा सम भी मिलता है, जागीर भी मिलती है और एक ऑनरी गवर्नर की पोस्ट मिलती है मुगल डोमिनेंस जो ईस्ट कोस्ट से लेकर रिवर कृष्णा से कन्याकुमारी तक थे। डुप्लेक्स अपने बेस्ट ऑफिसर बूसी को हैदराबाद में छोड़ देते हैं ताकि फ्रेंच आर्मी को मेंटेन करें और कोर्ट में इनका इन्फ्लुएंस बना रहे। जब मुजफ्फर जंग बेटा एक्सीडेंटली मार दिए जाते हैं तो उसके बाद शब्द सराफत जंग को, ये थर्ड सन होते हैं निजामुल मुल्क के, इनको गद्दी पे बैठा देते हैं। इसके बदले में सराफत जंग जो होते हैं ये फ्रेंच को नॉर्दर्न सरकार आंध्रा में दे देते हैं और कई सारी डिस्ट्रिक्ट जैसे मुस्तफ़ा नगर, एलोरा,
राजमुंद्रे और चिकैलो, ये सब दे देते हैं। इसके बाद इंग्लिश सपोर्ट करते हैं नासिर जंग और मोहम्मद अली को। इसके बाद 1750 में रॉबर्ट क्लाइव, एक यंग क्लर्क होते हैं इंग्लिश कंपनी के, आते हैं और फ्रेंच पे प्रेशर डालते हैं है ना। फ्रेंच प्रेशर करती है मोहम्मद अली पे ताकि ये त्रिचनोपल्ली सीज कर दें और रिलीज कर सकें और अटैक हो, कुड बी रिलीज बाय अटैकिंग आराकोट एंड कैपिटल ऑफ कर्नाटक। क्लाइव खुद आराकोट जाते हैं बेटा 200 और 300 इंडियन सोल्जर्स और 200 इंग्लिश सोल्जर्स के साथ। चांद साहिब और फ्रेंच कंपनीज को बाउंड करते हैं, त्रिचनोपल्ली सील कर लेते हैं। चांद साहिब जल्दी मार दिए जाते हैं और फ्रेंच आर्मी रिपीटली डिफीटेड हो जाती है, डिफीट गेन करती है। इसके बाद फ्रेंच गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा लॉस होगा फाइनेंशियली, तो ये रॉबर्ट इसको डुप्लेक्स को वापस बुला लेती है और जैसा कि ब्रिटिशर्स चाहते थे इंडिया से उन्हें बुला लिया जाए। फिर बेटा थर्ड कर्नाटिक वॉर होती है, ये स्टार्ट होती है यूरोप में ही और ये इंडिया में भी पहुंच जाती है। डिसिसिव बैटल है, बैटल ऑफ वेंडी वॉश होती है। वेंडी वॉश में 1760 में इंग्लिश जनरल AR कोटे डिफीट कर देते हैं डुप्लेक्स के सक्सेसर को, जिसका नाम था काउंट द लैली। एक साल के अंदर फ्रेंच की जितनी भी टेरिटरीज थी वो सारी इंडिया में उसके पोजीशन को लॉस कर देते हैं। वॉर एंड होती है 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करने के बाद। इसके बाद बेटा फ्रेंच फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करने से मना कर दिया जाता है, वो एक ट्रेडर बन के इंडिया में रहेंगे बट ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर। इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था जो इन्होंने रिच रिसोर्सेस फुल एक स्टेट था, प्रोविंस था बंगाल, इसे कैप्चर किया था। इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की ब्रिटिशर्स की। ईस्ट इंडिया कंपनी के अपोजिट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा लूप होल ये था बेटा कि ये जो कंपनी थी ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में ज़्यादा रहती थी, तो ये डिसीजन नहीं ले पाते थे। जैसे आज आप इंडिया की बात करें, अगर हम इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन के बारे में सोचें और कोई भी डिसीजन लेना हो, अब हम सीधे पाकिस्तान पे तो बैटल कर नहीं सकते क्योंकि हमारी आर्मी जो है किसके कंट्रोल में है, भारत सरकार के। तो कंट्रोल जब होता है तो गवर्नमेंट बहुत स्लो काम करती है कभी कभार, तो वही फ्रेंच के साथ होता था। कर्नाटक एक्सपीरियंस क्या सिखाता है कि अगर वेस्टर्न ट्रेंड इन्फेंट्री है और इंडियन हो या यूरोपियन हो कोई भी हो, अगर उनको एक साथ रख दिया जाए और मॉडर्न वेपन से बैक कर दिया जाए, आर्टिलरी अच्छी बनाई जाए, तो किसी भी ओल्ड स्टैंडर्ड आर्मी को इंडिया की हराया जा सकता है। इंडियन सोल्जर्स बहुत ट्रेंड होते हैं और बहुत अच्छे सोल्जर्स बन सकते हैं और अगर इनको अच्छे से ट्रेन किया जाए तो। और यहाँ पे नेशनलिज्म की कोई फीलिंग थी नहीं, तो इंडियंस को ईजिली कैप्चर कर सकते थे। इंग्लिश ने बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल आर्मी बनाई थी सिपाहीज की, और उसका ऑफिसर एक इंग्लिशमैन रखा था। फिर बेटा जो आपको मैंने अभी तीनों बैटल पढ़ाई हैं उनके बारे में यहाँ पे इन डिटेल लिखा है, अगर आप देखेंगे तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी कि फर्स्ट बैटल बेटा कहाँ हुई, उसका रिजल्ट क्या, रीज़न था, क्या कोर्स था, क्या एंड हुआ, फिर ये कौन सी ट्रीटी से एंड हुई, फिर ये कितने साल चली, कौन सी ट्रीटी से एंड हुई और कौन इंपॉर्टेंट था। तो एक बार टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको ये चीज़ें यहीं से याद हो जाएंगी। इसके बाद बेटा बंगाल के नवाब के साथ जो इनकी लड़ाई चली वो खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में पहला अपना जो कॉलोनी बनाई थी 1651 में बनाई थी। शाहजहां के बेटे थे, उनसे परमिशन लेके और फ्री ट्रेड लाइट भी लिए थे 3000 रुपये पर एनम दे। 1698 में इंग्लिश ने जमींदारी ले ली थी सतनौती, कालीकट और गोविंदपुरी की, और इसको बाद में कलकत्ता बोला और यहीं पर इन्होंने फोर्ट विलियम बना लिया था। 1717 में एम्परर फर्रुख शाह ने एक रॉयल फरमान दिया जिसमें कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिना टैक्स के कर सकती थी और राइट दिए कि आप अपने मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए पासेस बना दें। फरमान ही सबसे बड़ा रीज़न बना बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में डिस्प्यूट का। इस दस्तक का वो मिसयूज़ करने लगे थे। सिराजुद्दौला और प्लासी बिगनिंग में क्या हुआ, जब आया तो मिसयूज़ ऑफ दस्तक से बहुत बुरी हालत थी इंडिया में और ये लोग पसंद नहीं कर रहे थे नवाब को, ना नवाब इंग्लिशमैन को। फिर उन्होंने फोर्टिफिकेशन कलकत्ता के स्टार्ट कर दिया एंग्लो फ्रेंच वॉर के चक्कर में, और नवाब से परमिशन नहीं ली, तो नवाब ने क्विकली गए और इन्होंने कोलकाता को कैप्चर कर लिया और इसका नाम दोबारा अलीनगर रख दिया और अपने एक इंचार्ज मालिक चंद के अंदर इन्हें कर दिया। अच्छा, ब्रिटिशर्स को ये लगा कि नवाब बहुत वीक हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, बट लैंड पे अभी भी इनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी। और इसी टाइम पर बेटा एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ ब्रिटिशर्स कैप्चर किए जाते हैं जून में, और मतलब इसमें बच्चे औरतें और सब होते हैं। इनको एक छोटे से कमरे में जून की गर्मी में बंद कर देते हैं। जब इन्हें खोला जाता है तो काफ़ी लोग मर जाते हैं। ये ब्लेम इंग्लिश लगाते हैं बैटल करने के लिए नवाब के अगेंस्ट कि इन्होंने हमारी कंट्री मैंस को मारा। इसके बाद इंग्लिश एक आइलैंड होता है फुल्टा, वहाँ पर रिफ्यूज़ ले लेते हैं
और फिर एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भेजी जाती है एडमिरल वॉटसन एंड कर्नल क्लाइव के साथ। क्लाइव जल्दी से कोलकाता को रिकवर करते हैं और ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन करते हैं सिराज के साथ, ताकि वो ब्रिटिश की सारी टेरिटरीज को दोबारा रिस्टोर कर दे और कोलकाता को फोर्टिफाई करने की परमिशन दे दे, ठीक है, और कुछ कंपनसेशन भी लॉस का। इसके बाद क्लाइव कॉन्स्पिरेसी अरेंज करते हैं मीर जाफर के आगे, मीर जाफर, राय दुर्लभ और जगत सेठ, मानिक चंद्र के साथ मिलके और खादिम खान ओमी चंद्र, इन सब के साथ मिलके एक कॉन्स्पिरेसी रखते हैं बेटा। बैटल होती है इसके बाद, बैटल ऑफ प्लासी होती है 23 जून 1757 को। इसमें बेटा नवाब जो होते हैं इनके साथ सिर्फ एक आर्मी होती है जो इनके साथ लड़ती है, मीर मदान और मोहनलाल। बाकी ये जो मीर जाफर राय दुर्लभ होते हैं ये नहीं लड़ रहे होते हैं, बाकी मीर मदान और मोहनलाल बेटा इनके साथ लड़ते हैं। सिराज दौला को मीर जाफर का बेटा मुरान मार देता है। बंगाली पोएट नबी चंद्र सेन ने कहा है बैटल ऑफ प्लासी एक रात के लिए चमक थी जो ख़त्म हो गई। इसके बाद हमें ये पता चल गया कि इंग्लिश जो हैं इंडिया के रूल कर सकते हैं। रिसोर्सेज बंगाल के रिचेस्ट थे, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंग्लिश ने ना मीर जाफ़र को जब नवाब बना दिया मुशीराबाद में, तो इसके बाद इन्होंने इनको डोमिनेंस 24 परगना की दे दी, अनडिस्प्यूटेड फ्री ट्रेड राइट दे दिए, बंगाल बिहार उड़ीसा दे दी, कई सारे पर्सनल प्रेजेंट दे दिए। मीर जाफ़र ने देखा इंग्लिश बहुत लालची हैं, लगातार लालच में पड़े रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे। इसी टाइम पे एक डच बैटल होती है, उसके बारे में भी बेटा बात चलने लगती है। ये डच बैटल में भी सबको हरा देते हैं इंग्लिश, तो यहाँ पे आपका ये होगा। इसके बाद मीर जाफ़र को जब लगता है कि इंग्लिश इनकी नहीं सुनेंगे, तो थोड़ा जब बुरे होते हैं तो मीर कासिम को बैठा देते हैं इनको हटाकर। मीर कासिम इन्हें बर्दमान, मैदानपुर और चिटगांव दे देते हैं। इसके बाद ये इंडिपेंडेंट रूलर बनना चाहते थे, तो मुशीराबाद से मुंगेर अपनी कैपिटल ले आते हैं और यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं और मुग़ल स्टाइल में अपनी आर्मी बनाते हैं। इन्होंने दस्ता का मिसयूज़ रोका और जब नहीं रोक पाए तो इन्होंने सारे टैक्स एबॉलिश कर दिए इंडियन ट्रेडर्स के लिए भी, ताकि वो भी ट्रेड कर पाएँ। इससे सीरीज़ ऑफ बैटल होती है। 1763 में ये मीर कासिम को हरा देते हैं, अवध भाग जाते हैं। मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया जाता है। अब मीर कासिम जो होते हैं नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम के साथ ब्रिटिश आर्मी से मिलते हैं बैटल ऑफ बक्सर में, जिसमें 1764 में ब्रिटिशर्स इन्हें ईजिली हरा देते हैं। रॉबर्ट क्लाइव वापस आते हैं और गवर्नमेंट साइन करती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकेंड के साथ। शाह आलम गवर्नमेंट को, कंपनी को राइट्स देते हैं, दीवानी राइट्स बंगाल बिहार उड़ीसा के एनुअल ट्रिब्यूट दे देते हैं। 26 लाख का पे करने पे सारे दीवानी राइट्स इन्हें मिल जाते हैं। शाह आलम सेकेंड को भी इलाहाबाद और करा दे दी जाती है अवध से लेके 1772 तक ये ब्रिटिश प्रोटेक्शन में रहते हैं, जब तक मराठा इनको दिल्ली नहीं ले जाते। इसके बाद डुअल सिस्टम। बेटा डुअल सिस्टम में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि भाई नवाब को रखा गया है, तो इन्होंने अपना एक रीजेंट वहाँ पे बैठा दिया जिसे डेप्टी सूबेदार बोला। ये कंपनी अपने साथ बैठाती है। इसका सुप्रीम कंट्रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन पे। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में दीवानी राइट्स कंपनी को मिले तो रियल रूलर बन गए। नवाब डिपेंडेंट हो गया इंटरनल एक्शन और सिक्योरिटी के लिए ब्रिटिशर्स पे। कंपनी सीधे रेवेन्यूज़ कलेक्ट करती थी और डेप्टी सूबेदार था जो निजामत, पुलिस और जुडिशरी पावर देखता था। इसे डबल गवर्नमेंट बोला, रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था। इसका एडवांटेज ये हुआ कि इनके पास पावर थी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेते थे। इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि बहुत बुरी हालत हो गई, ना कंपनी ध्यान दे रही थी ना नवाब ध्यान दे सकते थे, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ बंगाल से स्टार्ट हो गया और बंगाल की हालत और बिगड़ती चली गई। इसके बाद जो बेटा इन्होंने ये भी किया कि इन्होंने अब मनी लेना इंग्लैंड से बंद कर दिया। अब गुड्स परचेज करने के लिए बंगाल का रेवेन्यू यूज़ करते थे और इंडिया से तैयार गुड्स लेके इंग्लिश बेचते थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ही कमाने लगे। ड्यूअल गवर्नमेंट का एब्यूज़ ये हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, बहुत ज़्यादा एम्पावरिशमेंट होने लगा और एग्जॉशन हो गया उस अनलकी प्रोविंस का। इससे हुआ 1770 में बहुत बुरा फैमाइन आया वहाँ पर और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ख़त्म हो गई वहाँ की। इसके बाद बेटा ब्रिटिशर्स ने और भी थोड़े बहुत काम किए, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो वो भी पता चलेगा। ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट इन्होंने किया और इसे ख़त्म किया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर बेटा हैस्टिंग और कॉर्नवालिस के अंदर भी हुई। ब्रिटिश ने हैस्टिंग के अंदर कंसोलिडेट किए गेम्स बहुत सारे। इनकी हैबिट थी इंटरफेयर करते रहते थे स्टेट्स में, जिससे बहुत सारी पावरफुल जो आर्मीज थी
इंडियन स्टेट्स की, उनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। और पहला मराठा वॉर 1775 से 82 तक चला। इसके बाद वॉर हुई यूनाइटेड मराठा मैसूर निज़ाम सबके साथ एक साथ। अमेरिका में भी वे लड़ रहे थे क्योंकि वहाँ पर भी अमेरिकन रेवोल्यूशन का इशू चल रहा था। और बहुत इंपॉर्टेंट वॉरियर है वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के। इन्होंने ट्रीटी ऑफ साराबाई साइन की और 20 साल का पीस साइन कर लिया किसके साथ, मराठा के साथ, ताकि ये अपना ध्यान दे पाए मैसूर पर। मराठा ने प्रॉमिस भी किया कि ये हैदर अली के अगेंस्ट इनकी हेल्प करेंगे। इसके बाद बेटा हेस्टिंग के अंदर बेटा अंडर वॉरेन हेस्टिंग नॉर्थ में एलाई हुई अवध के साथ और रोहिलास को भी हराया इन्होंने इससे। तो इन्होंने एक पूरी पॉलिसी बना रखी थी कि हम आर्मी रखेंगे, सब रखेंगे और पैसा भी लेते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ इनके लिए। इसके बाद रोहिलास को एनेक्स करा और 40 लाख रुपए पाए वो वहाँ से, और उसके बाद इन्होंने उसे छोड़ा। फिर पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन डिफीट जब अमेरिका में हुई तो इनकी पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि अब पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू हम बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और कॉन्क्वेस्ट नहीं करेंगे। बट उसके बाद भी कॉर्नवालिस और जॉन फॉर ने एक्सेप्शन इसके लिए मैसूर को कैप्चर किया। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई कॉर्नवालिस के टाइम पर। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई और इसके बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। इसके बाद बेटा ये रोटरी सिस्टम जो है ना, आपको पता होगा, ये रीड और मुनरो पहली बार यहीं लाए थे, याद रखना। इसके बाद बेटा लॉर्ड वेलेस्ली आए इंडिया में। ये भी ऐसे थे सुप्रीमेसी पूरे वर्ल्ड में लाना चाहते। नेपोलियन ये इंडिया पे अटैक कर सकता था क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था और कैप्चर करा था बहुत सारी इजिप्ट में टेरिटरीज। तो टिपू सुल्तान भी कोशिश कर रहे थे फ्रेंच से सपोर्ट लेने का। तो वेलेस्ली ने डिसाइड किया कि अब एग्रेसिव पॉलिसी अपनानी चाहिए। तो इन्होंने बैटल स्टार्ट किया। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ और सारी टेरिटरीज इन्होंने कैप्चर कर ली। इसके बाद बेटा सब्सिडरी अलायंस एक था। सब्सिडरी अलायंस बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए, ये स्टार्ट तो सबसे पहले डुप्लेक्स ने किया था। इसमें क्या होता था कि ये जो प्रिंस होते थे इनकी टेरिटरी में जाते थे, मॉनेटरी गेन्स लेते थे और इनकी प्रोटेक्शन करते थे। वॉरेन हेस्टिंग ने इसको और अच्छे से बनाया और इसको सपोर्ट किया। इलाहाबाद जैसा आपका अवध है, रोहिलास के अगेंस्ट इन्होंने सपोर्ट किया। इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करा, सब्सिडी अलायंस इन्होंने बनाई। इसके अंदर क्या होता था, वेलेस्ली परमानेंट ब्रिटिश फोर्सेस को उनकी टेरिटरी में रख देते थे और इसके बदले में वो उनकी मदद करते थे और हमेशा उनके साथ रहते थे। इस तरह क्या होता था, हर एक प्रोविंस में इन्होंने अपनी आर्मी रख दी। ब्रिटिश रेजिडेंट होगा कोर्ट में, किसी यूरोपियन को वो बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के नहीं अपॉइंट करेंगे और नेगोशिएट नहीं करेंगे, नेगोशिएट के बिना कोई काम नहीं करेंगे। और ये नेगोशिएट करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ अप्रूवल के लिए। तो अगर इंडियन रूलर्स के साथ कोई भी नेगोशिएशन है तो ब्रिटिश अप्रूवल के बिना नहीं करेंगे। ब्रिटिश ने बेटा प्रॉमिस किया प्रोटेक्शन एंड नॉन इंटरफेरेंस, है ना। इन्होंने कहा कि हम प्रोटेक्शन करेंगे और इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। सब्सिडरी ट्रीटी साइन करने से इंडियन ने अपनी सॉवरेनिटी खो दी और अफेयर्स वगैरह सब देखना बंद कर दिया, जिससे बहुत बुरी हालत हुई और वहाँ के लोगों की कंडीशन और बुरी हो गई। कंपनी अब बहुत अच्छी आर्मी स्टेट कर सकती थी, बट वो भी किसके साथ मिलके, इंडियन स्टेट्स के पैसों के साथ, और उन्हीं के पैसों पर वो अपनी एक बड़ी से बड़ी आर्मी तैयार कर सकती थी। इसके साथ भी कंपनी के पास ये भी था कि जैसे आपकी आर्मी है सब्सिडरी अलायंस के थ्रू, तो आप कभी भी इनको कैप्चर कर सकते हो। तो एलाइज के साथ बहुत बुरी हालत होती थी। निजाम ऑफ हैदराबाद पहले रूलर थे, सब्सिडरी ट्रीटी साइन की थी, नवाब अवध ने इसके बाद की थी। नवाब मेड सरेंडर टू ब्रिटिश नियरली हाफ ऑफ हिज किंगडम, नवाब में आधे से ज्यादा अपनी किंगडम दे दी थी। रोहिलखंड एरिया था जो गंगा और यमुना के बीच में था, वो भी दे दिया था। डिफीट ऑफ टीपू हुई फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, सब्सिडरी ट्रीटी साइन की गई उनके साथ और उनके बेटे को बैठा दिया गया। उसके बाद 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने न्यू ट्रीटी दी, पपेट नवाब कर्नाटक में बैठा दिए और उन्हें पेंशन देने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी भी इनसे हटा ली गई और मैसूर भी हार गए, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ कर्नाटक हुई। वेलेस्ली ने अगली सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी ऑफ वसीन साइन की पेशवा बाजीराव सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के साथ, विक्टोरियस अगेंस्ट भोसले एंड सिंधिया, जिसके बाद इन्होंने भोसले और सिंधिया से उड़ीसा ले लिया और गंगा यमुना दोआब ले लिया। 1803 में मुगल कैपिटल जो थी वो सिंधिया के हाथ से पास हो गई ब्रिटिश के पास
और ब्लाइंड एम्परर जो थे वो किसके अब रेजेंट बन गए, इंग्लिश के। विश्वास राव से लेकर होलकर तक, विश्वास राव होलकर भी एक्सपेंडिचर, वॉर एक्सपेंडिचर के वेलेज़ली ने उन्हें भी वापस बुला लिया, उनके साथ भी इन्होंने सपोर्ट किया। वेलेज़ली के एक्सपेंशन पॉलिसीज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बड़ी पैरामाउंट पावर इंडिया की बना के छोड़ा। इसके बाद बेटा लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग बेटा वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग हैं। लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं, ये नेपाल में वॉर करते हैं, उसके बाद गहरवाल और कुमाऊं को जीत लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारीज के अगेंस्ट भी बैटल करते हैं। इसके बाद पिंडारीज के अगेंस्ट वॉर करते हैं जिसमें मराठा इनके सपोर्ट करते हैं। मराठा की डिफीट में इन्होंने उनको कहा था कि इनकी मदद करेंगे और पॉलिटिकल पावर इंडिया की बनने में। इसके बाद जब ये बैटल हो जाती है, इसके बाद ये पॉलिटिकल पावर ब्रिटिशर्स बन सकते हैं, मराठा नहीं बन सकते। टेरिटरीज एनेक्स की जाती हैं पेशवा से। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी आ जाती है एग्जिस्टेंस में। राजपूत स्टेट सिंधिया और होलकर के हाथ में आ जाते हैं और ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी मराठा भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। 1818 में पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पंजाब और सिंध को छोड़कर ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। कुछ डायरेक्ट रूल होते थे, कुछ इंडियन रूलर्स की मदद से रूल कर रहे थे लोग। इसके बाद बेटा लॉर्ड डलहौजी आते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1818 से 57 तक सिंध, पंजाब, सेंट्रल प्रोविंस इन सबको कैप्चर कर लेते हैं। Conquest of Sindh occurred by the growing Anglo-Russian rivalry. Russia and the British government decided to increase their influence in Afghanistan, Persia. Necessary control to Sindh, the commercial possible of river Sindh, and addition the attraction. इसके बाद बेटा चीफ ऑफ सिंध also known as अमीर were made to sign subsidiary treaties, है ना। जो वहाँ के अमीर थे उन्होंने भी सब्सिडरी ट्रीटी पर, इससे एश्योरेंस के बाद भी वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी। फिर 43 में सिंध को कैप्चर किया सर्ड चार्ल्स नेपियर के थ्रू। वी हैव नो राइट टू सी सिंध येट वी हैव टू, वेरी एडवांटेजियस यूजफुल ह्यूमन पीस ऑफ रेस्कैलिटी इट विल बी। तो इन्होंने खुद बोला कि हमें कैप्चर नहीं करना चाहिए पर फिर भी हम इसे कैप्चर करेंगे। तो इन्हें भी पता था कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एक ग्रीड और हंगर थी एम्पायर बढ़ाने की। इसके बाद बेटा कंक्वेस्ट ऑफ पंजाब आ जाती है। आपको पता है महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। इसके बाद पावर गिरने लगती है और डिसिप्लिन ख़त्म हो जाता है और महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह स्टेट रूल पे बैठते हैं और महारानी जिंदन हेल्प करती हैं फेवरेट ऑफिसर्स को। ब्रिटिश के साथ साइन होती है परचुअल फ्रेंडशिप, फिर रणजीत सिंह जो साइन होती है। अब ये पंजाब को कॉन्कर करना चाहते। पंजाब आर्मी प्रोवोक द वॉर लाइक एक्शन और करप्ट चीफ्स ऑफ पंजाब थे इसलिए इजी पड़ जाता है। 1845 में न्यूज़ रीच होती है that Lord Gao, commander in chief, and the Lord Hardinge, governor general, marching towards Firozpur. Through the Punjab army fought courage but it's lost. जी हार जीतते हैं पर हार जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर राजा लाल सिंह और कमांडर इन चीफ मिसार तेज अंग्रेजों के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर लेते हैं जिसके चक्कर में सिख हारते हैं। आफ्टर द डिफीट इन द बैटल ऑफ सोबरॉन, पंजाब आर्मी कंसीडर्ड डिफीट एंड साइन द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ लाहौर। ब्रिटिश जलंधर दोआब और जम्मू कश्मीर राजा गुलाब सिंह को दे देते हैं फॉर द कैश पेमेंट ऑफ 5 मिलियन रुपीज़। इसके बाद पंजाब आर्मी वॉज रिड्यूस इन देयर स्ट्रेंथ और ब्रिटिश फोर्स स्टेशन कर दी जाती है कहाँ पे, लाहौर में। 1846 में दूसरी ट्रीटी साइन होती है, ब्रिटिश रेजिडेंट एट लाहौर फुल अथॉरिटी ओवर स्टेट, और इसके बाद ब्रिटिश रेजिडेंट्स वहाँ के रियल पावर बन जाते हैं। फिर सेकंड एंग्लो सिख 1848 में होती है, कई सारे रिपोर्ट्स होते हैं। मूलराज एट मुल्तान एंड छतर सिंह एट अहिरवाल नियर लाहौर। पंजाब आर्मी फॉट ब्रेवली अगेन, फेमस बैटल ऑफ चिलनवाला वॉज फाउट एंड फाइनल बैटल इन गुजरात। लॉर्ड डलहौजी द न्यू गवर्नर जनरल एनेक्स पंजाब इन 1849। दस लास्ट इंडिपेंडेंट स्टेट वॉज एनेक्स बाय द ब्रिटिश एम्पायर। लास्ट में पंजाब को भी 1848 तक ये लोग कैप्चर कर चुके होते हैं। फिर बेटा डलहौजी की पॉलिसीज क्या थी। डलहौजी पहले ही आके कहता है कि नेटिव स्टेट्स सिर्फ कुछ समय की बात है। एग्रेसिव इम्प्लिस्ट होता है कि कहता है कि भैया नेटिव स्टेट्स सफ़र कर रहे हैं तो मालड एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एक काम करो इनको एनेक्स करते हैं और ब्रिटिश एक्सपोर्ट में बेनिफिट लेते हैं। चीफ वेपन था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या होता है,
अगर वहाँ पर कोई भी नेचुरल हायर नहीं है और वो किसी अडॉप्टेड हायर को नहीं देंगे, इसकी जगह ब्रिटिश उसे एनेक्स कर लेगी, जब तक कि ब्रिटिशर्स उसे लीगली ओके नहीं करते। सतारा को बेटा 1848 में, संबलपुर को 1849 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट के थ्रू ये कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद इन्होंने कई रूलर्स को पेंशन देने से मना कर दिया और उन्हें रिकॉग्नाइज करने से मना कर। नवाब ऑफ कर्नाटक, सूरत, राजा तन्नौज सब ऐसे ही थे। आफ्टर डेथ ऑफ एक्स पेशवा बाजीराव, इन्होंने राजा ऑफ बिठूर रिफ्यूज कर दिया पेंशन देने के लिए और उनके सन नाना साहेब को। नवाब ऑफ अवध बहुत ओबीडियंट एलाइज थे बैटल ऑफ बक्सर के बाद। उसके बाद भी नवाब वाजिद अली शाह के कई सारे हायर्स थे, उसके बाद भी वहाँ पर ये ट्रिटी नहीं अप्लाई हो सकती थी। लॉर्ड ऑफ लॉर्डोलॉजी ने 1856 में इसको कैप्चर कर लिया पुअर एडमिनिस्ट्रेशन का बहाना लगाकर, और कोई भी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस नहीं किया। डलहौजी देख रहा था कि बहुत पोटेंशियल मार्केट है यहाँ पर गुड्स का, इसलिए उसे कैप्चर करना चाहता था। कॉटन प्रोड्यूसिंग प्रोविंस बेरार भी और निजाम से इन्होंने ले लिया ताकि इनकी डिमांड ऑफ रॉ कॉटन पूरी हो जाए। इसके बाद बेटा वॉर्स के बारे में बात कर लें थोड़ा डिटेल में। तो वॉर्स में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है, हैदर अली स्टार्ट करते हैं, ये लड़ते हैं और जीत जाते हैं। ब्रिटिशर्स को एक डिफेंसिव ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। सेकंड में हैदर अली लड़ते हैं, हैदर अली ट्रिपल अलायंस बनाते हैं विद मराठा और निजाम। हैदर अली को कई सारी डिफीट्स मिलती हैं, पीस ट्रीटी साइन करते हैं और निजाम अंग्रेजों को मराठा और निजाम को अलग अलग कर लेते हैं और अलायंस को तोड़ देते हैं। 1853 में हैदर अली डिफीट हो जाते हैं, हैदर अली मर जाते हैं और इनकी बैटल को इनके सन टीपू सुल्तान कंटिन्यू करते हैं। टीपू सुल्तान फिर बैटल ऑफ सेकंड के बाद बैटल ऑफ थर्ड भी लड़ते हैं। इसमें ब्रिटिश आपस में लड़ते हैं, ब्रिटिशर्स से लड़ते हैं, त्रावणकोर स्टेट एलाई हो जाता है। एलाई जो होता है ब्रिटिशर्स का, इनको कैप्चर कर लेते हैं। ट्रिपल अलायंस बिटवीन मराठा निजाम टीपू के अगेंस्ट लड़ती हैं। गवर्नर जनरल कॉल हिमसेल्फ एज्यूम द कमांडर। हैवी रिवर्स टीपू एग्रीड टू पीस विद श्रीरंगपट्टनम। बाय दिस ट्रीटी नियरली हाफ ऑफ हिज टेरिटरीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल थ्री अलायंस। ये तीनों अलायंस फिर मिलके सारी चीजें बांट लेते हैं। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है। अब देखिए टीपू सुल्तान बहुत शांत बैठ रहे थे, कुछ नहीं कर रहे होते, कोई भी ट्रीटी का उल्लंघन नहीं करते, बट इंग्लिश ये चाहते थे कि अब ये मैसूर को भी कैप्चर कर लें। तो मैसूर को कैप्चर करने के लिए इन्होंने इन पर बैटल कर दी और ये मरे अपनी कैपिटल को डिफाइन करते हुए, और इन्होंने आधे से ज़्यादा अपनी टेरिटरी ने दे दी। इन्होंने ये कहा था कि एक दिन शीप की तरह 100 दिन शीप की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जियो। इन्होंने पूरा किया। इनके थोड़े पार्ट को कृष्ण राजा थर्ड वॉल्डेयर फैमिली थी जहां से हैदर अली थे, इनको दे दी गई, बाकी सब कैप्चर कर लिए गए। इसके बाद बेटा आपको बैटल हमने बता दिया। हैदर अली की पहली बैटल कहाँ हुई, कब हुई, क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। तो ये चारों बैटल्स यहाँ पे लिखी हैं, इनको आप यहीं से पढ़ लीजिएगा। किसने कब बैटल की, कौन सा रूलर था, कौन से ईयर में हुई, यहीं से देख लीजिएगा। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। मराठा किंगडम पावर स्ट्रगल गोइंग बिटवीन द सपोर्टर ऑफ इन्फेंट पेशवा माधवराव led by Nana Fadnvis and Raghunath Rao. British officers in Bombay supported Raghunath Rao. A leadership Warren Hastings enabled Britishers to tide the difficult situation in which faced combined opposition of Indian leaders, powers of Maratha, Mysore under Hyder Ali and Nizam during the course of war. यहाँ पे क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है सपोर्ट भी मिल रहा होता है, इन्हें सब कुछ हो रहा होता है। तो अब ये क्या करेंगे, वॉर होती है, ट्रीटी ऑफ साराभाई होती है और स्टेटस क्यू कैप्चर फॉलो किया जाता है। इस ट्रीटी से क्या होता है, 2 डेकेड की पीस मिल जाती है और इनको टाइम मिल जाता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसी टाइम पर ये क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, मैसूर वगैरह को कैप्चर करने में अपना समय निकाल सकते हैं। इसके बाद बेटा सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होती है पेशवा के साथ, नाना फाडनविस के साथ, ग्रेट वॉरियर मादाजी सिंधिया है ना, और वीक पेशवा बाजीराव सेकंड। इंटरनल स्क्वेबल होती है। यशवंतराव होलकर इंदौर डिफीट द कंबाइंड आर्मी ऑफ सिंधिया एंड पेशवा। पेशवा सॉट ब्रिटिश टू हेल्प और साइन सब्सिडरी अलायंस इन बसीन। तो मराठा सरदार एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते हैं और ब्रिटिशर्स सामने आ जाते हैं
ऑर्थर वेलिजरी गवर्नर जनरल ल्यू के कंबाइंड फोर्सेस इंडिया भोसले की हरा देती हैं। इन नॉर्थ लॉर्ड लेक डिफीट्स इंडिया एंड ऑक्यूपाइड अलीगढ़ एंड दिल्ली एंड आगरा, और शाह आलम इनके पेंशनर बन जाते हैं। वोदिया सिंधे बिकम सब्सिडरी एलाइज विद कंपनीज। ब्रिटिश गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर उड़ीसा कोस्ट इसी के बाद, और उसके बाद गंगा यमुना सारा एरिया इन्हें मिल जाता है, और जो पेशवाज होते हैं वो पपेट बन जाते हैं ब्रिटिशर्स के। इसके बाद बेटा यशवंतला या राव होलकर को नहीं हरा सकते, और ये स्टैंड स्टिल ट्रीटी साइन करते हैं। जाट राजा भलतपुर हैवी लॉस देते हैं इनको। कंपनी मेड पीस विद होलकर। राजपुर घाट की ट्रीटी करती है। होलकर सिंधिया के अलायंस को बहुत लॉस होता है, और इसके चक्कर में एक डर होता है कि भैया नेपोलियन आ सकते हैं। वेलिजली को इंडिया से बुला लिया जाता है। मराठा कैंप को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। होलकर रिमेन साइलेंट जब सिंधिया भोसले लड़ रहे होते हैं। लेटर रिमेन क्वाइट व्हेन होलकर फाउट, और गैकवार ऑफ बड़ौदा एक्टिवली हेल्प द ब्रिटिश। तो यहाँ पे मराठा आपस ही में लड़ते हैं, कोई साथ देता है कोई नहीं देता, ये भी एक प्रॉब्लम थी। थर्ड वॉर होती है पेशवा स्मार्टिंग अंडर रिजिड कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रेजेंट। उसके बाद पेशवा अटैक ब्रिटिश रेजिडेंसी एट पूना और नागपुर, और लोकल रेजिडेंसी माधवराव होलकर मेड प्रिपरेशन फॉर वॉर। लॉर्ड हेस्टिंग जल्दी से हराते हैं। होलकर सब्सिडरी फोर्सेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पेशवा पेंशन के साथ बिथूर चले जाते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी वर कॉर्ड आउट द टेरिटरी एनेक्स फ्रॉम हिम। स्मॉल किंगडम सतारा की जो होती है पेशवा को टेरिटरी की दे दी जाती है, और जो शिवाजी के डिसेंडेंट होते हैं इनको, बट वो भी क्या रहेंगे, इनके डिपेंडेंट रहेंगे। फिर ये बेटा सारी बैटल्स लिखी हैं कि मराठा वॉर कौन सी कब हुई, ये सारी आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। कौन सा लीडर कब ब्रिटिशर्स के साथ लड़ा, तो यहाँ से अब इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बेटा एक्सपेंशन आउटसाइड इंडिया भी इन्होंने किया। इन्होंने नेपाल वॉर भी की 1814 में, और नेपाल ओपन वॉर में आ गया, नेपाल हरा दिया गया। नेपाल गवर्नमेंट मेक पीस विद ब्रिटिश, एक्सेप्टेड अ ब्रिटिश रेजिडेंसी, डिड द डिस्ट्रिक्ट गहरवाल कुमार, अमेंडेड क्लेम्स ऑफ ताराबाई एरियाज ऑफ नेपाल, ऑल्सो विड्रॉ फ्रॉम सिक्किम। सिक्किम भी छोड़ दिया इन्होंने। इंडियन एम्पायर नाउ रीच टू हिमालयन गेन, गैदर फैसिलिटीज टू ट्रेड टू सेंट्रल एशिया। इसके बाद इन्होंने इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन शिमला, मसूरी और नैनीताल भी कैप्चर कर लिए, और गोरखास जो बहुत ब्रेव थे वो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बर्मा बेटा इन्होंने क्यों किया, ये भी बहुत जरूरी है। कमर्शियल और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, ब्रिटिश मर्चेंट वर अट्रैक्टेड बाय द फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बर्मा। तो इन्होंने कहा चलो इसे कैप्चर करते हैं। फ्रेंच भी वहाँ पे फैल रहे थे। बर्मा एंड ब्रिटिश इंडिया डेवलप्ड अ कॉमन फ्रंटियर 18th सेंचुरी से एक्सपेंडिंग पावर। बर्मा वॉज यूनाइटेड बाय द किंग अल्पिवर, वहाँ के किंग थे अलुंगप्पया, ठीक है, उसने यूनाइट किया था। उनके बोधपाया थे जो यहाँ से रूल कर रहे थे इरावदी से, और चाइनीज इन्वेजन को भी कंट्रोल करते थे। ये सब फालतू है, बट फाइनली ब्रिटिशर्स ने थ्रेटेंड किया। असम और ब्रह्मपुत्र वैली इनको मिल गई, और फाइनली 1802 में बर्मीज कंकर्ड असम एंड ब्रॉट देम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद ब्रिटिशर्स। अब क्या हुआ जब ये दोनों साथ में एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। फर्स्ट वॉर होती है बेटा ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वॉर, और वहां से छच्छर, मणिपुर और अराकान कैप्चर कर लेते हैं, सॉरी। फिर ब्रिटिश फोर्स जो होती हैं सी ऑक्यूपाइड करती हैं रंगून 1882 में, और इनकी कैपिटल हवा के पास पहुंच जाती हैं। ब्रह्मा साइन ट्रीटी ऑफ यानदेव। इसके बाद ये एग्री किस पॉइंट पे होते हैं, इतना पैसा देने को, अराकान और तरसीम देने को, ऑल क्लेम असम छच्छर में छोड़ने को, रिकॉग्नाइज मणिपुर एज इंडिपेंडेंट स्टेट, कमर्शियल ट्रीटी विद ब्रिटेन, एक्सेप्टेड ब्रिटिश रेजिडेंट एंड हैव अ बर्मीज एनवॉय एट कलकत्ता। और ट्रीटी बर्मा को डिप्राइव कर देती है कोस्ट लाइन से काफ़ी हद तक, और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। इसके बाद सेकंड बर्मीज वॉर होती है। देखिए बर्मीज वॉर हमसे पूछी नहीं जाती, बट फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्या ये लोग करते हैं। पेरू वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये किंग के बारे में, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, आपको चीज़ें बेसिकली याद हो जाएंगी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार खुद इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा है नहीं।
तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार प्लीज़ खुद पढ़ लीजिए ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। होपफुली आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद बेटा अफगान वॉर रिजल्ट ऑफ द ग्रेट गेम एंग्लो रशियन राइवलरी। अफगानिस्तान वॉज कंसिडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडियन ब्रिटिश जब रशियन एक्सपेंशन सेंट्रल एशिया में करेंगे। बफर स्टेट था रशिया और इंडियन एम्पायर के बीच में, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। तो शाह शुजा के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो भी चल रहा था अनरेस्ट में, तो ये इजीली कैप्चर किया जा सकता था। फर्स्ट अफगान वॉर बेटा होती है होपफुली आप पढ़ रहे होंगे, सॉरी वॉइस चली गई थी। 1839 में काबुल बेटा कंकर्ड होता है। शाह शुजा को थ्रोन पे बैठाया जाता है। शाह शुजा को ये पसंद नहीं करते क्योंकि पपट की तरह था फॉरेन रूलर्स की। तो काबुल पे एक अपराइजिंग आती है, ब्रिटिश कंट्रोल करती है, ट्रीटी साइन करती है अफगान चीफ्स के साथ और दोबारा दोस्त मोहम्मद को पावर रिस्टोर कर देती है। ब्रिटिश फोर्सेस विड्रॉ। उसके बाद डॉक्टर विलियम बडूरे फ्रंटियर में अलाइव पहुँचते हैं, बाकी सब वहीं पे मर जाते हैं। अफगानिस एडवेंचर एंड होता है टोटल फेलियर के साथ। इसके साथ गवर्नर ऑकलैंड को वापस बुला लिया जाता है। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट नाउ ऑर्गेनाइज अ न्यू एक्सपेंडिशन, अब दोबारा एक्सपेंडिशन करते हैं। काबुल रीऑक्यूपाइड किया जाता है। फिर दोस्त मोहम्मद के साथ इनकी ट्रीटी साइन होती है और इंडिपेंडेंट रूलर अफगान के बना दिए जाते हैं। फर्स्ट अफगान वॉर कोस्ट इंडियन में होती है और तकरीबन इस वॉर की कॉस्ट जो होती है वो होती है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपीस और 20,000 आदमी। अब नॉन इंटरफेरेंस अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर में फॉलो करते हैं, आमिर को हेल्प करते हैं, फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं और रशिया को दूर रखते हैं। इन 1870 एंग्लो रशियन राइवलरी इंटेंसिफाइड। ब्रिटिश रशियन अगेन थॉट टू ब्रिंग अफगानिस्तान अंडर डायरेक्ट कंट्रोल, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता उस टाइम पे। इसके बाद लॉर्ड लिटन अग्रेसिव पॉलिसीज अपनाते हैं। ब्रिटिश फोर्स शेर अली अफगान रूलर को अफगानिस्तान में न्यू अटैक करने को करती है। शेर अली सन ऑफ साइन द ट्रीटी ऑफ ग्रैंड मार्क, जिससे ब्रिटिशर्स को जो चाहते थे वो डिज़ायर चीज़ें कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद वो सर्टेन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो होती हैं उनको कैप्चर करते हैं। सून अफगानिस्तान रोज़ हो जाता है और आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। अब्दुल रहमान देखिए अफगानिस्तान के बारे में लास्ट में आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ने हैं, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, आप उनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, तो प्लीज़ इसे एक बार समझ लीजिएगा खुद ही। तो ये आप पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें इसकी याद हो जाएंगी, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री में पूछा नहीं जाता, मेंस में आता नहीं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब अगले लेक्चर में बेटा हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1857 करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया और फिर आफ्टर वाली बात करेंगे, फिर रिवोल्ट पे आ जाएंगे, रिवोल्ट के बाद आफ्टर की बात करेंगे। तो आज इतना ही लेक्चर है, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम लिंक दिया है, फेसबुक लिंक है, इसे फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।